नमस्ते सभी साथियों को। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो आज की क्लास से पहले जो पूर्व जो क्लास हैं जिनमें अध्ययन कराया जा चुका है, तो उनमें शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और फिर शिक्षा की परिभाषा है। यह सारी क्लासें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं और उनमें संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन करवाया जा चुका है। अब आज के क्लास में हम यहाँ किसका अध्ययन करेंगे? शिक्षा के कार्य का, या शिक्षा के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो यह देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कार्य एवं शिक्षा के उद्देश्य, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। किन किन का? शिक्षा के कार्य, उद्देश्य तो यदि देखा जाए तो शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के कार्य एवं उद्देश्यों में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। यदि इन तीनों के बीच कोई विभाजन रेखा खींचना चाहें हम, तो विभाजन रेखा खींचना उतना सरल कार्य नहीं है। अब देखो, ये परस्पर तीनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं? जैसे यदि हम देखें कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? यानी शिक्षा क्या है। हमने क्या अध्ययन किया? अर्थ में शिक्षा क्या है। तो वहां हमने बताया, इसको शाब्दिक अर्थ में बताया, संकुचित अर्थ में बताया, व्यापक अर्थ में बताया, फिर वास्तविक अर्थ में बताया। तो वहां हमने यही तो बताने का प्रयास किया कि शिक्षा क्या है। तो अर्थ में हम क्या अध्ययन करते हैं कि शिक्षा क्या है। अब आ जाओ शिक्षा के कार्यों का अर्थ। तो शिक्षा के कार्यों के अर्थ में हम क्या अध्ययन करते हैं? शिक्षा क्या करती है, शिक्षा क्या करती है। तो वहां हमने बताया शिक्षा के कार्यों के रूप में हमने बताया कि भाई शिक्षा क्या है? व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है, समाज उपयोगी परिवर्तन करती है। तो वहां हमने क्या बताया? शिक्षा करती क्या है। कार्य के रूप में हमने किसका अध्ययन किया? शिक्षा क्या करती है, यह बतलाने का हमने क्या किया? प्रयास किया। अब आ जाओ शिक्षा के उद्देश्यों का अर्थ। शिक्षा के उद्देश्यों का अर्थ, तो इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, शिक्षा को क्या करना चाहिए। तो भाई आप देखते हो शिक्षा के उद्देश्यों में हम क्या अध्ययन करते हैं कि शिक्षा को क्या करना चाहिए। तो हम बताते हैं, हमने पिछली क्लास में भी बताया शिक्षा को क्या करना चाहिए। भाई बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास करना चाहिए। और शिक्षा का कार्य भी यही था, शिक्षा ये कार्य भी यही करती है। उद्देश्य भी क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमने बताया शिक्षा क्या काम करती है साहब? व्यवसाय कुशलता प्रदान करती है। तो वास्तविकता में शिक्षा को करना कार्य यही चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य भी क्या होता है? बालक को व्यवसाय कुशलता प्रदान करना होता है। तो आप देख रहे हो कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कार्य एवं शिक्षा के उद्देश्य, ये तीनों परस्पर एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। इनको एक दूसरे से विभाजन या पृथक नहीं किया जा सकता है। तो यदि अगर देखा जाए तो शिक्षा के जो कार्य हैं ये अत्यंत व्यापक है। शिक्षा का कार्य क्या है? अत्यंत व्यापक है। और व्यापक क्षेत्र में इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य को या व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसे इतना योग्य बना सके। बात समझ रहे हो? शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है, जिसमें उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति को प्रभावित करते हुए इतना योग्य बना सके कि वह उसे अपने जीवन में और समाज के लिए उचित समय अनुसार उचित कार्य करने के लिए क्या कर सके? प्रेरित कर सके। तो वो कार्य किसके हैं साहब? शिक्षा के हैं। बात समझ रहे हो ना? शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बातें, शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हुए या व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हुए उसे इस योग्य, प्रशिक्षित या सुशिक्षित बनाती हैं कि वह अपने जीवन में
एवं समाज के लिए उचित समय अनुसार उचित कार्यवाही कर सके या उचित परिवर्तन या उचित कार्य कर सके। अब आप देखते हो देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, यह कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार यह क्या है, शिक्षा के कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया कि जब भारतीय समाज में आध्यात्मिकता का प्रभाव था, आध्यात्मिक अधिक व्यक्ति था, तो उस समय शिक्षा का अंतिम या मूल उद्देश्य या शिक्षा का अंतिम कार्य क्या माना जाता था, मोक्ष प्रदान करना या मोक्ष की प्राप्ति करवाना। अब भारतीय समाज कैसा हो गया, भौतिकवादी हो गया, तो अब शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है, भाई बालक को अधिक से अधिक व्यवसायोन्मुखी प्रदान करना या व्यवसायोन्मुखी बनाना। तो शिक्षा का अंतिम कार्य क्या हो गया, व्यवसाय प्रदान करना माने जाने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो भाई शिक्षा के कार्यों का क्या क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत भी सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो व्यक्ति में आवश्यक परिवर्तन करते हुए या व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसे इतना योग्य एवं प्रशिक्षित बना दे कि वह अपने जीवन में और समाज के लिए उचित समय पर उचित कार्य कर सके। अब शिक्षा के कार्य हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे शिक्षा के जो मुख्य मुख्य कार्य हैं उनका ही हम क्या है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो शिक्षा का पहला कार्य है जन्मजात शक्तियों का विकास करना। जन्मजात शक्तियों का विकास करना, इनेट पावर्स, डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। तो जो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है, तो सबसे पहले वो कार्य क्या है, जन्मजात शक्तियों का विकास करना। बालक या व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने आप को, हमने बताया प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है या जन्म लेकर आता है या पैदा होता है तो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर आता है। तो शिक्षा का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है जो बालक या जीव में क्या है, उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। अब यह जन्मजात शक्तियों का विकास तो उस बालक के समान पशु पक्षियों में भी होता है, बालक के समान किसमें होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा मनुष्य में उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास इस प्रकार से किया जाता है कि वो समाज एवं उसके खुद के क्या हो, अनुकूल हो, समाज उपयोगी हो। तो उससे क्या है, जन्मजात शक्तियों का विकास किया जा सके। यह शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो बात समझ में आई ना। शिक्षा का जो प्रथम कार्य है वो है जन्मजात शक्तियों का विकास करना, यानी शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक या व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन करते हुए अपनी प्रगति कर सके या अपने आप को खुद को सक्षम या सबल बना सके। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बालक की या व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन करते हुए खुद को सक्षम या सफल बना सके। अब अगला है मूल प्रवृत्तियों का शोधन। शोधन सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, मूल प्रवृत्तियों का शोधन। अब सुनो भाई, जन्मजात शक्तियां हैं जो हमें ईश्वर से प्रदत्त होती हैं या प्राप्त होती हैं, या व्यक्ति या जीव है कोई जन्म के साथ अपने साथ लेकर आता है। तो उन जन्मजात शक्तियों का विकास तो किसमें भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन मनुष्यों में इन जन्मजात शक्तियों का विकास होता है तो वो समाज एवं व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए होता है। तो व्यक्ति एवं समाज के हित को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहते हैं। अब जैसे इस चीज को इस प्रकार से समझो
जैसे जन्मजात शक्ति है, जैसे मलमूत्र त्याग, जो मलमूत्र त्याग की जो मूल प्रवृत्ति है या जो जन्मजात शक्ति है प्रत्येक जीव को जन्म से प्राप्त होती है। लेकिन पशु पक्षियों में आप देखते हो तो वो मलमूत्र त्याग है, चाहे जहां जिस अवस्था में क्या करते हैं उसका त्याग या निवृत्ति कर देते हैं। लेकिन मनुष्यों में जो जन्मजात शक्ति है उसका निवृत्ति, उसकी निवृत्ति या उसका त्याग है उसके खुद के और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो शिक्षा है मूल प्रवृत्तियों का क्या करती है, शोधन करती है। यानी जन्मजात शक्तियों का विकास तो पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन मनुष्यों में ये जन्मजात शक्तियां जो विकसित होती हैं वो व्यक्ति एवं समाज के हित को ध्यान में रखकर की जाती हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन या सब्लिमेशन कहलाती है। इस क्रिया द्वारा मनुष्य अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या, मलमूत्र त्याग जैसे एक हमने बताया उदाहरण, तो इस क्रिया द्वारा व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से किधर जाता है, सामाजिक व्यवहार की ओर बढ़ता जाता है या विकसित होता जाता है। तो बात समझे ना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, यानी शिक्षा का दूसरा कार्य क्या है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना है। यानी जो जन्मजात शक्तियां बालक अपने साथ जन्म से लेकर आ रहा है, उन जन्मजात शक्तियों का जो विकास होगा वो व्यक्ति एवं समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहलाती है। इस प्रकार मूल प्रवृत्तियों के शोधन की क्रिया द्वारा व्यक्ति क्या है, अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से किधर जाता है, सामाजिक व्यवहार की ओर अग्रसर होता जाता है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे मलमूत्र त्याग या मूल प्रवृत्ति है, प्रत्येक जीव में यह शक्ति जन्म से क्या आती है, साथ आती है। तो आप देखते हो पशु पक्षी या जानवर होते हैं वो मलमूत्र कहीं ही त्याग देते हैं या उसकी निवृत्ति कर देते हैं, लेकिन जो मानव है वो अपने हित को और अपने समाज के हितों और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उसको क्या करता है, निवृत्ति प्रदान करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहलाती है। अब तीसरा है शारीरिक मानसिक नैतिक व चारित्रिक विकास करना। अब सुनो, शिक्षा का जो अगला कार्य है आपको पहले ही बताया, जितनी भी शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ाई थी उसमें सबसे पहले आप गांधी जी की परिभाषा को याद करो। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं व्यक्ति के शरीर मन आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। तो वहां आप देखते हो गांधी जी ने सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया, शरीर, क्या शरीर यानी शारीरिक विकास। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, बालक को शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट एवं बलिष्ठता प्रदान करना है, यानी शारीरिक रूप से उसको क्या बनाना है, शक्तिशाली बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा उसको मानसिक स्तर पर इतना योग्य बनाया जाना चाहिए कि उसमें हर प्रकार की जो बौद्धिक योग्यता है, वो चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे वो तार्किक हो, चाहे वो आंकिक हो, हर प्रकार की बौद्धिक योग्यता में उसको क्या कर दिया जाए, योग्यतम बना दिया जाए। इसके साथ साथ आप देखते हो शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति को नैतिक रूप से या चारित्रिक रूप से भी क्या बनाया जाए, उन्नत प्रकार का बनाया जाए। तो यह शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य, शारीरिक मानसिक नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब अगला सामाजिक विकास करना। अब शिक्षा का अगला जो कार्य है वो है बालक या व्यक्ति का सामाजिक विकास करना। बालक या व्यक्ति का सामाजिक विकास करने के लिए बालक में या व्यक्ति में सामाजिक गुणों को, जैसे संवेदना, कौन कौन से सामाजिक गुण, जैसे संवेदना, सहनशीलता, सहिष्णुता, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, भाईचारा। तो बात समझ रहे हो ना, बालक या व्यक्ति का सामाजिक विकास किया जाना चाहिए किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो कौन कौन से सामाजिक गुण उसमें, प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता, सद्भावना,
सद्भावना, सहयोग आदि क्या है, सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति समाज में क्या कर सके, अनुकूलन स्थापित कर सके या समायोजन स्थापित कर सके। तो आप देखते हो शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण कार्य है, सामाजिक विकास करना है। बालक में या व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे संवेदना, सहनशीलता, सहिष्णुता, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, सद्भावना, सहयोग, सहकारिता, यानी मिलजुल कर साथ साथ काम करने की भावना, क्या मिलजुल कर साथ साथ कार्य करने की भावना का भी क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है। अगला, व्यावसायिक कुशलता का विकास। अब याद करो आप वापस गांधी जी की परिभाषा, गांधी जी ने दूसरी परिभाषा क्या दी, बेकारी एवं बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन उन्होंने क्या बताया, शिक्षा बतलाया। क्यों? क्योंकि गांधी जी जानते थे, या गांधी जी का जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था वो कैसा था, व्यवसाय परक था। क्योंकि उनका मानना था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को अध्ययन करने के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी करना चाहिए, ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके या उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सके। तो इसलिए गांधी जी ने इस परिभाषा को प्रस्तुत किया या परिभाषा को दिया कि बेकारी एवं बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है शिक्षा है। तो शिक्षा का जो अन्य एक महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है, बालक को व्यवसाय कुशलता प्रदान करना है, यानी व्यक्ति को व्यवसायिक रूप से व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि जब वो भविष्य में अपने भावी जीवन में जिस व्यवसाय को करना चाहे उस व्यवसाय में वो क्या हो, पूर्णतः कुशल हो और अपने व्यवसाय को क्या कर सके, फलीभूत कर सके, संपन्न कर सके या समृद्धशाली बन सके। तो इसलिए आप देखते हो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बालक या व्यक्ति को व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना भी है। अगला, आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता का विकास, अब आप देखते हो कि शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति में धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं का भी क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। पहली चीज, प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक बालक में अपने एवं अन्य धर्मों के प्रति क्या होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए या सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो और आप बताया कि भाई पिछले हमारा जब प्राचीन भारत था उस समय भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक युग था, तो उस समय मोक्ष प्राप्त करना क्या था, अंतिम उद्देश्य रहता था। आज भी शिक्षा में क्या है, आध्यात्मिकता का ही क्या कराती है, ज्ञान कराती है। आध्यात्मिकता के द्वारा बालक या व्यक्ति है पशु से कौन बनता है, मानव बनता है, और फिर शिक्षा उसे मानव से किधर ले जाती है, देवत्व की ओर ले जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनका नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्होंने जब जन्म लिया तो जन्म तो मानवीय रूप में ही लिया, जो जन्मजात शक्तियां या जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हमें मिली वो इनको भी मिली थी, लेकिन स्वाभाविक सी बात है शिक्षा के द्वारा इन्होंने अपनी जन्मजात शक्तियों का या मूल प्रवृत्तियों का क्या किया, शोधन किया, उनका परिमार्जन किया। और आप देखते हो उसके बाद शोधन करने के बाद इन्होंने शिक्षा के द्वारा क्या किया, खुद को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया। मानवीय जो गुण होते हैं, प्रेम है, सहयोग है, सहानुभूति है, दया, संवेदना, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सारे गुणों से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। और फिर वही शिक्षा इनको किधर की तरफ लेकर चली गई, देवत्व की ओर लेकर चली गई। तो आप देखते हो इन्होंने कि भाई जीवन का वास्तविक शाश्वत सत्य क्या है, कि भाई ये शरीर है, यह तो परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला, नश्वर है। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है वो यथार्थ है, शाश्वत है, सत्य है। उसकी प्राप्ति से व्यक्ति को क्या होती है, सुख शांति प्राप्त होती है और उसका हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। या इस शरीर को प्राप्त करने का या ईश्वर द्वारा इस जीवन को देने का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, ईश्वरीय अंश की प्राप्ति करना है। तो स्वाभाविक सी बात है महावीर स्वामी जी ने या महात्मा बुद्ध जी ने इसी शिक्षा के इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को क्या किया, अपने आप को मानवत्व से किधर की तरफ लेके चले गए, देवत्व की ओर
लेकर चले गए और उस ईश्वरीय अंश को पहचाना और इसी ईश्वरीय अंश में क्या हो गए, विलोपित हो गए। और आज हम इनको क्या है, ईश्वर की तरह या भगवान की तरह इनका क्या करते हैं, पूजा या प्रार्थना करते हैं। तो आप देख रहे हैं शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति का क्या होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा हमें आत्मज्ञान कराती है, यानी हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह सब कौन बतलाती है, हमें शिक्षा बतलाती है। और आत्मज्ञान या आत्मबोध के द्वारा व्यक्ति पशुवत व्यवहार से किधर जाता है, मानवत्व व्यवहार की ओर जाता है। और इसको और अधिक आत्मसात किया जाए यदि शिक्षा को और उसके शिक्षा के विचारों को, तो यह हमें मानवत्व से किधर की तरफ लेकर जाती है, देवत्व की ओर लेकर जाती है। तो शिक्षा का कार्य क्या है, आध्यात्मिक विकास करना भी है। अगला, सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण व परमार्जन करना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं परिमार्जन करना। तो सबसे पहले तो आप समझो सभ्यता और संस्कृति को समझो। सबसे पहले यदि हम देखा जाए सभ्यता, तो सभ्यता में यदि मूल शब्द देखें तो मूल शब्द क्या है, सभ्य है। क्या है, सभ्य। और इसमें आपका क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है। और ता प्रत्यय लगाने से यह क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगी सभ्यता। यदि हम सभ्य शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है अच्छा, भला, नेक। सभ्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अच्छा, भला, नेक या शिष्ट। तो अब मैं इसको आप समझाऊं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो राम है, या तो भगवान श्री राम मान लो, या कोई राम के व्यक्ति विशेष मान लो, उसका आचरण है कि हमेशा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। कोई भी अपने माता पिता, परिवारजन या आस पड़ोस में कोई भी उनसे जो बड़ा है, यदि वो उसे किसी कार्य को करने की कहते हैं तो उनका क्या है, ससम्मान आदेश का पालन करना उसका व्यवहार है। ठीक है जी। प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग करना, यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो वो बालक है, वो क्या करता है, उसका सहयोग करता है। कभी भी परस्पर एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं करना, यानी सद्भावना धारण करे रहना। कभी भी क्या नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है। तो उस बालक को आप क्या बोलोगे, यार बड़ा बड़ा अच्छा, भला, नेक बालक है, शिष्ट बालक है। तो उसको हमने क्या बोला, सभ्य, कि बालक बड़ा सभ्य। हम ऐसे तो बोलते हैं कि राम बड़ा सभ्य बालक है। बात समझ गए। अब उसके उस गुणों को, जैसे राम व्यक्तिगत था, उसके उस व्यक्तिगत गुणों को जब एक से अधिक लोग क्या कर लें, उसे धारण कर लें, स्वीकार कर लें, मानना शुरू कर दें, या उसके जैसा आचरण करना शुरू कर दें, तो फिर वो उन लोगों की क्या हो जाएगी, सभ्यता बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सभ्यता बन जाएगी। जैसे भारतीय संस्कृति में क्या शुरू से क्या सभ्यताएं रही कि भाई अतिथि देवो भव, यानी हमारे दरवाजे पर यदि कोई भी अतिथि आता है तो वो हमारे लिए क्या, देव तुल्य है, ईश्वर के समान है। उसको सम्मान हमारे पास जो कुछ भी होगा उसे अर्पित किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप देखते हो इसी सभ्यता की वजह से, चाहे वो महारथी कर्ण हो, चाहे राजा बलि हो, चाहे महाराज बर्बरीक हो, योद्धा बर्बरीक, तो इनकी क्या सभ्यता थी कि यदि हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक या याचक आएगा तो वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, चाहे हमें अपना खुद का समर्पण क्यों ना करना पड़े, चाहे हमारे पास जो कुछ भी सर्वस्व हमारा है वो सब उसी को देना पड़े, लेकिन वो हमेशा हमसे क्या हुआ, संतृप्त होकर ही याचक हमारे दरवाजे से वापस जाएगा, रूठ कर नहीं जाएगा। तो आप देखते हो जब कोई किसी व्यक्ति विशेष के अच्छे गुण होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, भले या शिष्टाचार युक्त गुण होते हैं, तो उन गुणों को जब अधिक लोगों द्वारा क्या कर लिया जाता है, या समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो आप देखते हो अतिथि देवो भव, परोपकार की भावना रखना, ठीक है जी, सद्भावना, सहिष्णुता, ये क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है, सभ्यता है। इसको अधिकांश लोगों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो हमारी क्या कहलाई, भारतीय
सभ्यता। तो मानव जाति की जो भौतिक उपलब्धियां हैं, मानव जाति की भौतिक उपलब्धियां हैं, वो क्या कहलाती हैं? सभ्यता कहलाती हैं। और जब इस सभ्यता को देश के या राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा या संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। तो उस राष्ट्र की संपूर्ण समूचे राष्ट्र की क्या है? उस सभ्यता से भावनाएं जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं? भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो फिर वो हमारी क्या बन जाती है? संस्कृति बन जाती है। यानी मानव जाति की भौतिक उपलब्धियां तो क्या कहलाती हैं? सभ्यता कहलाती हैं। और इन भौतिक उपलब्धियों के प्रति जो भावनात्मक संगठन बनता है राष्ट्र में, वो भावनात्मक संगठन क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। तो आप देखते हो कि भगवान श्री राम के जो मर्यादा की जो धारणा थी, जो रीति थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आप ये बताओ, सबसे पहले ये शिष्ट आचरण करने वाला कोई एक व्यक्ति विशेष होगा? सबसे पहले किसने किया? ये महाराज रघु ने किया। क्या कि मैंने जो वचन दिया है उस वचन को मैं अपने प्राणों का बलिदान देकर भी क्या करना चाहूंगा? पूर्ण करना चाहूंगा। तो आप देख रहे हो, उन्होंने यह सभ्य आचरण किया। उसके बाद उनके इस आचरण को किसने अपनाया? उनके कुलवासियों ने, उनके आने वाले अगली पीढ़ियों ने या संततियों ने उनको क्या किया? अनुसरण किया। तो फिर वो उनकी रघुकुल की क्या बन गई? सभ्यता बन गई। अब उस सभ्यता को धीरे धीरे हमारे पूरे राष्ट्र ने क्या कर लिया? अपना लिया। उस भावनात्मक रूप से उसको क्या हो गए? स्वीकृत कर लिया। भावनात्मक रूप से अपने आप को उस सभ्यता से क्या कर लिया? हमने जोड़ लिया। तो फिर वही हमारी क्या बन गई? संस्कृति बन गई। तो स्वाभाविक सी बात है, इसलिए तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यह रघुकुल की रीत नहीं है, अब यह पूरे भारतीय समाज की क्या है? रीत है। हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारे वचन नहीं जाने चाहिए। इसी प्रकार आप देखते हो शरणागत वत्सल होना। रघुकुल की एक और परंपरा थी कि यदि कोई हमारी शरण में आया हुआ है तो हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो आप देखते हो कि भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए गए तो जो लंकेश का छोटा भाई विभीषण था तो उनकी शरण में आ गया, भगवान श्री राम की शरण में आ गया। तो भगवान श्री राम ने उनको क्या वचन दिया कि रघुकुल में शरणागत वत्सल होते हैं, उनकी रक्षा की जाती है। रघुकुल तो हमेशा क्या है? शरणागत वत्सल रहे हैं। तो जो उनकी शरण में आया है उनसे हमेशा प्रेम का भाव ही उन्होंने रघुकुल वासियों ने या रघुकुल ने रखा है। तो आप निश्चिंत होकर हमारे यहाँ रह सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की हानि क्षति नहीं होगी हमारे होते हुए। तो आप देख रहे हो, इस जब भावनात्मक विचार को समूचे राष्ट्र द्वारा क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारी क्या बन जाती? संस्कृति बन जाती। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करना है, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करना है। हस्तांतरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाना है। परिमार्जन करना मतलब उसको संशोधित रूप में, परिष्कृत माने हुए रूप में या सुधरे हुए रूप में या आदर्श रूप में भी तैयार करना किसका कार्य? शिक्षा का कार्य है। तो आप देखते हो शिक्षा के द्वारा हमारी भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति रही है कि भाई जियो और जीने दो, विश्व बंधुत्व की भावना, ठीक है जी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी हमारी क्या है? कुटुंब के समान है, हमारे परिवारिक जनों के समान है। तो हम इनको कैसी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, फिर अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होती जा रही है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो यह काम किसने किया? शिक्षा ने किया है। तो शिक्षा के द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है और इसे परिमार्जन या संशोधित किया जाता है। यह भारतीय सभ्यता थी कि भारतीय सभ्यता में क्या है या संस्कृति में निहत्थे पर कभी भी वार नहीं किया जाता। तो आप देखते हो तो निहत्था यदि युद्ध भूमि में भी यदि शत्रु यदि निहत्था है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो हम उस पर वार नहीं करेंगे। यह क्या है? हमारी संस्कृति है और यही हम अभी तक क्या करते आए? अनुसरण करते आए। यानी हम अपनी तरफ से कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं करे। तो यही हमारी क्या है? संस्कृति है। तो सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और परिमार्जन करना किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। अब मिटाएं। अब अगला, उत्तम नागरिकता का विकास करना। यानी शिक्षा का अगला कार्य क्या है? उत्तम नागरिकता संबंधी गुणों का
विकास करना। किसी भी लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिस राष्ट्र के नागरिक उत्तम होंगे, उनमें उत्तम नागरिकता के गुण जैसे प्रेम है, स्नेह है, परस्पर भाईचारा है, राष्ट्रीय एकता की भावना है उनके अंदर, ठीक है जी, कर्तव्य परायणता है, यानी अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी से निभाने वाले, ईमानदार और मेहनती हैं, तो वो राष्ट्र हमेशा क्या होगा, सफल एवं संपन्न होगा। और जिस राष्ट्र के नागरिकों में ये गुण नहीं होंगे, उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, कटुता होगी, वैर और विरोध की भावना होगी, और कामचोरी और कर्मण्यता होगी, तो वो राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं होगा, ना ही वो संपन्नता को ग्रहण करेगा, ना ही वो लोकतंत्र रह पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना भी है। यानी लोकतंत्र तभी सफल रह सकता है जब उस राष्ट्र के या लोकतंत्र के नागरिक उत्तम नागरिकता गुणों को क्या किए हों, धारण किए हों। उत्तम नागरिकता के गुण प्रेम, स्नेह, करुणा, सहयोग, समर्थन, सहकारिता, सद्भावना, ठीक है जी, और समानता, इन सारी भावनाओं से क्या हो, ओतप्रोत हो, तो वो राष्ट्र विकसित होगा और संपन्न भी होगा। उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना। अगला, राष्ट्रीय एकता व अंतरराष्ट्रीयता। की भावना का विकास करना। शिक्षा का अगला कार्य क्या है? शिक्षा का अगला कार्य राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। यानी हम जाति, धर्म, लिंग, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाषा, वेशभूषा, पहनावा आदि के आधार पर भले ही एक दूसरे से क्या हो, पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, लेकिन हम राष्ट्र के रूप में सभी क्या एक हैं। तो हम सभी नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता का संदेश देना किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। या हम सभी भारतीयों को एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में प्रोकर रखना क्या है? शिक्षा का कार्य है। यानी हम जाति, धर्म, मत, मजहब, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाषा, वेशभूषा आदि के आधार पर भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम राष्ट्र के तौर पर सभी मिलकर एक हैं। इस प्रकार की भावना का विकास करना ही शिक्षा का क्या है? कार्य है। अगला, अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, यानी शिक्षा के द्वारा भिन्न भिन्न या अलग अलग राष्ट्रों की संस्कृति एवं सभ्यताओं का हमें क्या किया जाता है? अध्ययन करवाया जाता है। उस अध्ययन के आधार पर हम अन्य राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति भी क्या है? अपनी सद्भावना रख सकें। तो ये भी क्या है? शिक्षा का ही कार्य। यानी अपने राष्ट्र के साथ साथ अन्य राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति भी हमारे मन में या मन मस्तिष्क में क्या होनी चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए। अगला, राजनैतिक शिक्षा का विकास। तो अगला शिक्षा का जो कार्य है वो है राजनैतिक शिक्षा का विकास। यानी शिक्षा का कार्य छात्रों को राजनीतिक रूप से क्या है? शिक्षा प्रदान करना है, या उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करना है, ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो नेतृत्व के गुणों का उनमें क्या हो सके? विकास हो सके, राष्ट्र के निर्माण में वो भागीदार बन सके, राष्ट्र के लिए बेहतरीन या महत्वपूर्ण नीतियां बना सके, जिससे राष्ट्र प्रगतिशील बन सके। तो शिक्षा के द्वारा बालकों में राजनीतिक चेतना का भी जागरण किया जाना चाहिए या जागृत किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में या बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके, वो राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सके और राजनीति में भाग लेकर वो राष्ट्र के लिए विकासशील नियमों एवं सिद्धांतों का क्या कर सके? निर्माण कर सके, जिससे राष्ट्र प्रगतिशील एवं समृद्धशाली बन सके। तो यह क्या है? राजनीतिक शिक्षा का विकास करना भी शिक्षा का क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। अगला, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो शिक्षा का जो अगला महत्वपूर्ण कार्य है वो है बालक या व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की भी क्या है? पूर्ति करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो बालक की या किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं मुख्यतः क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बालक की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र,
मकान मतलब आवास, यह तीन मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत आवश्यकताएं। तो शिक्षा के द्वारा बालक को इतना योग्य या भविष्य के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि वो अपने भोजन की और अपने वस्त्र की और मकान की क्या कर सके, व्यवस्था कर सके। ठीक है जी। इसके अलावा मनोरंजन की आवश्यकता या सामाजिक समानता की आवश्यकता, इन सब के भी अवसर उसको क्या है, मिल सके। तो ये शिक्षा के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान, और इन आवश्यकताओं के साथ साथ बालक में अवसर की आवश्यकता, यानी प्रत्येक बालक को अपने विकास के लिए क्या है, समान अवसर मिलना चाहिए। उसमें मनोरंजन की आवश्यकता का भी क्या होना चाहिए, पूर्ति किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता का भी क्या दिया जाना चाहिए, अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, शिक्षा के द्वारा की जानी चाहिए। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है बालक या व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास किया जाना चाहिए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि प्रत्येक कोई भी प्रकृति में कोई भी घटना होती है, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या प्रभाव का संबंध अवश्य होता है। कोई भी घटना है बेवजह निष्पादित या संपादित नहीं होती। यानी बालक या व्यक्ति में जो दकियानूसी विचार है, जो अंधे विश्वास है, ढोंग या आडंबर रूपी जो क्रियाएं हैं, उनको क्या है, समाप्त करना है और उनमें वैज्ञानिक सोच या धारणा को क्या करना है, विकसित करना है। जैसे अंधविश्वास या जो रूढ़िवादी या दकियानूसी विचार का मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊं। जैसे आज भी भारतीय समाज में क्या है, जैसे लड़का या लड़की होने के लिए महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसको, लड़का या लड़की होने के लिए महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वास्तव में आप देखते हो लड़का या लड़की होने के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती है। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई लड़का या लड़की होने के लिए पुरुष जिम्मेदार है, ना कि महिला। पुरुष में ही क्या है, लड़का या लड़की होने वाला जो फैक्टर है, जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, बाई फैक्टर, वो किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। तो वो बाई फैक्टर या बाई गुणसूत्र महिला के एक्स के साथ यदि क्या करेगा, संयोग करेगा, तो आप देखते हो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। और यदि उसका पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स से क्या करेगा, सहयोग करेगा, तो वापस क्या होगी, लड़की होगी। तो आप देखते हो लड़का या लड़की होने के लिए क्या है, महिला जिम्मेदार नहीं है, पुरुष जिम्मेदार है। जबकि प्राय लोगों में क्या देखा जाता है कि यदि किसी के लड़की लड़की है तो उस महिला को उस परिवार में क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तरीके तरीके से उसको क्या है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति में किसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी किया जाना चाहिए। तो ये आप देखते हो साहब, शिक्षा के कार्य हैं जिनको हमने एक एक करके क्या है, विस्तार से अध्ययन किया। तो एक बार फिर से सुन लो शिक्षा के कार्य। सबसे पहले मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। उसमें आपको बताया प्रत्येक जीव अपने साथ कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है या जन्म लेता है। शिक्षा के द्वारा उन्हें उसकी इन्हीं शक्तियों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, जिससे वो वातावरण के साथ समायोजन करते हुए अपने आप को सक्षम एवं संपन्न बना सके। फिर अगला बताया मूल प्रवृत्तियों का शोधन। शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का क्या किया जाता है, शोधन या परमार्जन किया जाता है। जन्मजात शक्तियों का विकास तो पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन मनुष्यों में इन जन्मजात शक्तियों का विकास व्यक्ति एवं समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो व्यक्ति एवं समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए इन जन्मजात शक्तियों के विकास होने की क्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहलाती है। इस क्रिया द्वारा व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से सामाजिक व्यवहार की ओर अग्रसर होता जाता है। इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे जन्मजात शक्ति मलमूत्र त्याग की शक्ति प्रत्येक जीव में आती है। पशु पक्षियों में क्या होता है, पशु पक्षी अपने आप देखते हो इसकी निवृत्ति मलमूत्र की निवृत्ति है, चाहे जहां जैसी अवस्था में करते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, इस निवृत्ति को अपने हित और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी पूर्ति करते हैं। तो यही क्या है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन। फिर आपको बताया शारीरिक मानसिक नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण कार्य है। बालक को शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट बलिष्ठ एवं स्वस्थ बनाया जाए। और आपको बताया भाई अरस्तु की परिभाषा भी है शिक्षा की, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसका मन मस्तिष्क भी कैसा होगा, स्वस्थ होगा।
मानसिक रूप से ही बालक को बौद्धिकता प्रदान की जाए, उच्चतम बौद्धिकता को वो प्राप्त हो, इसके साथ साथ नैतिक एवं चारित्रिक रूप से भी वो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनकर तैयार हो। उसके बाद आपको बताया था सामाजिक विकास करना, शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य अगला क्या बताया, व्यक्ति में सामाजिक गुणों का क्या करना है, विकास करना है। सामाजिक गुण जैसे प्रेम, सहयोग, संवेदना, सहनशीलता, सहकारिता, सहिष्णुता, सद्भावना, ठीक है जी, ये क्या है, भाई परस्पर भाईचारा, ये सारी क्या है सामाजिक गुण है, जिससे वो अपने परिवार में और अपने समाज में क्या कर सके, सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सके और प्रेम और सहयोग और शांति से बना रह सके। उसके बाद आपको बताया था व्यवसाय कुशलता का विकास करना। फिर आपको यहाँ बताया कि भाई गांधी जी को परिभाषा हुई थी, बेकारी और बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, शिक्षा है। तो गांधी जी के दृष्टिकोण में भी क्या है, शिक्षा व्यवसाय परक होनी चाहिए। अब ऐसा वो क्यों मानते थे, क्योंकि भारत क्या है, अत्यंत गरीब देश है और भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने या ग्रहण करने के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी करना चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और कुशल एवं संपन्न बन सके। तो इसलिए क्या है, बालकों में व्यवसाय कुशलता का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में वो जिस व्यवसाय को अपनाए उस व्यवसाय को क्या कर सके, सफल बना सके। उसके बाद बताया आध्यात्मिकता का विकास करना। तो शिक्षा का अगला उद्देश्य बालकों को आध्यात्मिकता का विकास भी करना है, यानी शिक्षा हमें आत्मज्ञान या आत्मबोध कराती, आत्मबोध के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने पशुगत व्यवहार से शिक्षा हमें किधर ले जाती है, मानवीय व्यवहार की ओर ले जाती है, और अधिक आत्मज्ञान होने पर हम अपने मानवीय व्यवहार से देवत्व व्यवहार की ओर जाते हैं। और इसका हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया, मायूस स्वामी जी और महात्मा बुद्ध, उन्होंने जब जन्म लिया तो उनमें जन्मजात क्षमताएं या मूल प्रवृत्ति आम आदमी की तरह थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा के द्वारा ही अपना आत्मबोध या आत्मगुण आत्मज्ञान किया, जिसके आधार पर वो अपने पशुवत व्यवहार से मानवीय व्यवहार में आए और मानवीय व्यवहार से किधर चले गए, देवत्व व्यवहार की ओर चले गए। और आज हम सभी उनको क्या है, आदर्श के रूप में पूजते हैं या पूजा अर्चना वंदना करते हैं। उसके बाद आपको बताया सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, स्थानांतरण एवं परिमार्जन करना। तो शिक्षा का कार्य क्या है, जो आपके देश की, आपके राष्ट्र की सभ्यता है, संस्कृति है, उसको क्या है, संरक्षित करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाना है और उसको अधिक परिष्कृत सुधरे हुए रूप में, माजे हुए रूप में क्या है, तैयार करना है। तो आपको इसके बताया सभ्यता क्या है, किसी भी मानव जाति की जो भौतिक उपलब्धि है वो उसकी सभ्यता कहलाती है, और उसकी इस भौतिक उपलब्धियों के प्रति जब भावनात्मक संगठन बन के तैयार हो जाता है बड़े व्यापक स्तर पर राष्ट्र में, तो फिर वही हमारी क्या बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। तो फिर आपको बताया जैसे हमारी संस्कृति शुरू से क्या रही है, अतिथि देवो भव, शरणागत वत्सल होना, जियो और जीने दो की भावना, ये क्या है, हमारी सभ्यता थी। पहले किसी व्यक्ति विशेष की सभ्यता थी, फिर उनके व्यक्ति विशेष के समाज द्वारा उसको ग्रहण किया गया, धीरे धीरे उनके इस आचरण को समूचे राष्ट्र ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर वो हमारी क्या बन गई, संस्कृति बन गई। तो आप देखते हो सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, स्थानांतरण एवं परिमार्जन करना हमारी क्या है, शिक्षा का कार्य है। उसके बाद आपको बताया उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में उत्तम नागरिकता संबंधी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तम नागरिकता संबंधी गुण जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, संवेदना, सहनशीलता, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, ये सारे क्या है, नागरिकों में भाव होने चाहिए। कभी भी एक दूसरे के प्रति परस्पर कटुता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। परस्पर एक दूसरे को समानता एवं समदर्शिता की भावना से वो एक दूसरे को देखें और एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें, जिससे राष्ट्र मिलजुल कर कार्य करेगा तो अधिक संपन्न एवं शक्तिशाली बन सकेगा। उसके बाद आपको बताया राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, यानी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वो व्यक्तियों में या बालकों में जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब, लिंग, भाषा, वेशभूषा, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता आदि के आधार पर एक दूसरे को अलग अलग नहीं करे, उन सबको एक दूसरे से क्या करे, समाहित करे और उनमें एक राष्ट्रीय भावना का क्या कर सके, विकास कर सके। यह किसका कार्य है, शिक्षा का कार्य है। फिर उसके बाद बताया अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का ही विकास हो। शिक्षा में हम आप देखते हो अन्य राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि अन्य राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति हमारे मन मस्तिष्क में सद्भावना विकसित हो सके, हम उनके प्रति भी सम्मान रख सके, तो हमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होगा। यानी हम अपने धर्म की, अपनी शास्त्रों की क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें अन्य राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति का भी क्या किया करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इससे हमारे अंदर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। उसके बाद आपको होता है राजनीतिक शिक्षा का विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों में राजनीतिक चेतना जागृत
की जानी चाहिए, जिससे उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो। राजनीतिक कार्यों में भागीदारी लेकर वो राष्ट्र के कार्यों में क्या कर सके, शरीक हो सके। राष्ट्र के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे राष्ट्र संपन्न, गौरवशाली एवं वैभवशाली एवं शक्तिशाली बन सके। तो वो राजनीतिक चेतना का विकास भी किया जाना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, वो कार्य किया जाना चाहिए। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी मूलभूत आवश्यकता उसकी भोजन, वस्त्र और आवास की है। तो शिक्षा के द्वारा उसको इतना सशक्त, सबल एवं समर्थवान बना दिया जाए कि वो अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा वो अन्य सामाजिक समानता की आवश्यकता की पूर्ति भी उसको मिल सके, मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति भी मिल सके, और अवसर की समानताओं की भी क्या हो, उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। ऐसा शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। और अंतिम उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए, यानी शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। जो पुराने अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार या दकियानुसी विचार है, उन विचारों से बालक को, व्यक्ति को मुक्ति मिले और उसे वो वैज्ञानिक तार्किक रूप से क्या कर सके, उनका मनन कर सके, चिंतन कर सके। तो उसका एग्जाम्पल ही हमने आपको बताया, जैसे भाई लड़का लड़की होने के लिए, पुत्र या पुत्री होने के लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती, पुरुष जिम्मेदार होते हैं। जबकि हमारे रूढ़िवादी समाज में क्या होता है, महिलाओं को इसका दोषी ठहराया जाता है और उन पर तरीके से क्या उनकी आलोचनाएं की जाती, निंदा की जाती, वो कई बार तो यहाँ तक वो तलाक तक की भी स्थितियां कई परिवारों में हो जाती, जबकि वास्तव में उसके लिए दोषी कौन होता है? पुरुष होता है। तो ये सारी आज हमने क्या है, शिक्षा के कार्यों का अध्ययन किया। तो आप देखते हो कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कार्य और शिक्षा के उद्देश्य लगभग हमें एक समान ही मालूम होते हैं और वास्तव में इनमें कोई अधिक भेद नहीं है। इनके बीच आप विभेदन या विभाजन रेखा नहीं खींच सकते। तो आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करो, और यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।